बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान के मीडिया को अगर आप देखें रोज़ाना की बुनियाद पे, तो उस पे जो पाकिस्तान में बड़े बड़े इश्यूज़ हैं उनके बारे में बात नहीं हो रही। यानी पाकिस्तान में जो ऑपरेशन चल रहा है उस पर बात नहीं हो रही, बलूचिस्तान की सूरत हाल उस पर बात नहीं हो रही, जबरी तौर पे लोग लापता हैं उस पर बात नहीं हो रही, अदालतों में इंसाफ की फराहमी नहीं हो रही, उस पर बात नहीं हो रही। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को आप माइनस करें तो पाकिस्तान के मीडिया में इस वक्त कुछ भी नहीं बचता। ऐसा लगता है कि सारी की सारी जो फोकस है या सारी की सारी जो तवज्जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को तबाह करने पे है। यानी अगर पाकिस्तान के मीडिया को आप रोजाना देखें तो वो क्या पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है। वो ये नहीं देखेंगे कि हुकूमत के अंदर क्या चल रहा है, महंगाई कहाँ पे पहुंच गई है, बेरोजगारी कहाँ पे पहुंच गई है, गुर्बत कहाँ पे पहुंच गई है, मईशत का क्या सत्यानाश हो गया, उस पर बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे जी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, इमरान खान डील क्यों नहीं कर रहा, इस पे बात करेंगे। सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पे बात करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट अभी तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ की या इमरान खान की मकबूलियत खत्म क्यों नहीं कर पा रही, वो इस पे बात करेंगे। यानी अजीबोगरीब चीजों पे पाकिस्तान का मीडिया डिस्कशन करता है, जो अवामी इश्यूज हैं उनके ऊपर मीडिया बात नहीं करता। पाकिस्तान में जाली पुलिस मुकाबले चल रहे हैं, उस पर बात नहीं करता। गुर्बत के हाथों लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, उस पर बात नहीं करता। बिजली की और गैस की कीमत कहां से कहां पहुंच गई, उस पर बात नहीं करता। हर 15 दिन के बाद कौम को एक टीका नया लग जाता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पे, उस पर बात नहीं करता। डॉलर की कीमत कहां पहुंच गई, उस पर बात नहीं करता। चीनी का एक खौफनाक स्कैंडल है जो इस हुकूमत का है। यानी इस हुकूमत ने जानबूझ के पहले चीनी को एक्सपोर्ट किया, पाकिस्तान में किल्लत पैदा की, और जब पाकिस्तान में चीनी कम हो गई बाहर भिजवाने की वजह से, तो पाकिस्तान में कीमत को बढ़ाते बढ़ाते जो 80 रुपए किलो वाली चीनी थी उसको 200 रुपए से ऊपर ले गए, और अब बाहर से महंगी चीनी इंपोर्ट की जा रही है। ये फिर अवाम की जेब पे डाका डाला जाएगा, इस पे बात नहीं करता। गंदम के स्कैंडल पे बात नहीं करता। पाकिस्तान का मीडिया किसी भी चीज पे बात नहीं करता। बात करता तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे बात करता है। रीजन क्या है? ये रियाजुल हक साहब हैं, बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने सबसे पहले ये डाटा रिवील किया है ये सरकारी डाटा, और इसकी जो तफसीलात है मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है कि 11 अरब के इश्तेहारात पाकिस्तान के मीडिया को दिए गए हैं पाकिस्तानी सरकार की जानिब से गुज़िश्ता लगभग एक साल में। मार्च 2024 से जून 2025 तक का ये डाटा है। यानी एक साल के अरसे में 11 अरब रुपए के इश्तेहारात दिए गए टीवी चैनल को और अखबारात को, और इस तरह पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में जो बदतरीन पाकिस्तान का दौर चल रहा है मईशत के हवाले से, वो मौजूदा दौर है। 50 साल की कम तरीन इन्वेस्टमेंट हो रही है। महंगाई जो है वो पाकिस्तान के अंदर टॉप पे चली गई है शूट करके। इकोनॉमी जो है वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में इन्होंने तबाही फेर दी है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क बन गया है जहां सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान मुल्क अपना छोड़ के जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है ना। तो उस वक्त पाकिस्तान का मीडिया जो इतनी बुरी मईशत में इतने ज्यादा इश्तेहार, यानी इतने इश्तेहारात तो जब मईशत बेहतरीन चल रही होती थी तब भी कभी नहीं दिए गए जितने इश्तेहारात मीडिया को अब दिए जा रहे हैं। और इसी वजह से मीडिया का फोकस उन चीजों की तरफ कभी भी नहीं जाता जिन पे अवाम का फोकस है। अवामी इश्यूज के बजाय मीडिया नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाता है, क्योंकि उन्हें पैसा बहुत ज्यादा मिल रहा है। ये पैसा कैसे मिल रहा है, किस तरह के मीडिया को मिल रहा है, इसमें बहुत सारा पैसा जो है वो इधर उधर अपने लोगों में भी बांट दिया जाता है। करप्शन भी बहुत होती है। कुछ अखबारात के नाम है, मैं तो हैरान हो गया। लगभग 4 अरब रुपया दिया गया है ये अखबारात को, और लगभग 7 अरब रुपया दिया गया है टीवी चैनल्स को। तो ये 11 अरब की तफसीलात है। अभी तक 932 अखबारात को इश्तेहारात दिए गए, और 88 टीवी चैनल्स को, जिनमें न्यूज चैनल भी है, एंटरटेनमेंट के भी हैं, उनको इश्तेहारात दिए गए हैं। आप जरा अखबारात के नाम सुने जो आपने कभी नाम भी नहीं सुने, उनको भी पैसा दिया है इन्होंने। अहम अखबार, ऐलान, आईना इनकलाब, अखबार हक, अखबार अवाम। ये मैंने सारे नाम जो है वो रियाजुल हक साहब बता रहे थे, बल्कि अभी रिपोर्ट भी आ गई है। एतदाल, अल जलाल, अल हक, अल फजर, अमन अंजाम, अमन अंजाम, बीबीसी हेडलाइन, बीबीसी रिपोर्टर, व्यापार अखबार, बेस्ट बिजनेस, बिजनेस रिकॉर्डर, तो ये चले पुराना अखबार है, फरजंदे बलूचिस्तान, फरजंदे कश्मीर, फैजुल अजीम, फाइटर टाइम्स, FIR, फौरी एक्शन अखबार। तो ये तमाम अजीबोगरीब किस्म के अखबार हैं जिनको पाकिस्तानी हुकूमत ने जो है पैसा वैसा इनको भी दिया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पैसा दिया वो जंग अखबार को दिया, 43 करोड़, यानी 43 करोड़ रुपया दिया है जंग अखबार को। और एक्सप्रेस जो उर्दू अखबार है उसको 30 करोड़ रुपया दिया है, और इस तरह बाकी अखबारात को भी पैसा मिला है। तो ये लगभग 4 अरब रुपया अखबारात को दिया गया है। अब आ जाए टीवी चैनल पे, तो सबसे ज्यादा पैसा दिया गया जियो टीवी को, ये बनता है 64 करोड़,
اور اگر جیو گروپ کا سارا پیسہ اکٹھا کریں تو لگ بھگ 1.25 ارب روپیہ یعنی 125 کروڑ کے قریب پیسہ جو ہے وہ دیا گیا جیو کو، جنگ گروپ کو. اور اس کے بعد ایئر وائی کو 44 کروڑ دیا گیا، دنیا نیوز کو 40 کروڑ دیا گیا، پی ٹی وی کو 39 کروڑ دیا گیا، سما نیوز کو 38 کروڑ دیا گیا، ایکسپریس نیوز کو 38 کروڑ دیا گیا، ہم نیوز کو 36 کروڑ دیا گیا، ڈان نیوز کو 31 کروڑ دیا گیا، چینل 24 کو 30 کروڑ دیا گیا، محسن نقوی، بول نیوز کو 28 کروڑ دیا گیا. یہ ٹاپ 10 چینلز ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ ایسے ٹی وی چینلز کو انہوں نے پیسہ بانٹا ہے. تو ڈیجیٹل میڈیا کا بھی ڈیٹا نہیں ہے، وہ بھی آ جائے گا تھوڑے دنوں میں آپ کے سامنے، وہ بھی ہم رکھیں گے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے انہوں نے پاکستانی عوام کا پیسہ پاکستانی میڈیا کے اوپر خرچ کیا ہے، جس کا ایک حصہ یعنی ایک سال میں 11 ارب روپے انہوں نے ٹی وی چینل کو دے دیا. تو بیچارے کہاں سے بولیں گے؟ اچھا، یہ وہ پیسہ ہے جو سرکار نے دیا ہے. جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں جن کے اشتہارات چلتے ہیں سارا دن ٹی وی چینلز کے اوپر، ان کا پیسہ الگ ہے. آپ اگر ٹی وی چینل کو دیکھیں، غور کریں، تو یہاں پہ سرکاری اشتہار بہت کم ہوتا ہے. زیادہ جو اشتہار چلتا ہے وہ پرائیویٹ اشتہار چلتا ہے، پرائیویٹ کمپنیز کا چلتا ہے. تو اب آپ ان کا دھندا چیک کریں کہ 11 ارب روپیہ اگر ان ٹی وی چینلز نے یا اخبارات نے مل کر لیا ہے سرکار سے، تو کتنا پیسہ انہوں نے، کم سے کم اس سے 4-6 گنا پیسہ انہوں نے لیا ہوگا پرائیویٹ جو انویسٹرز ہیں یا کمپنیز ہیں جن کے اشتہارات چلتے ہیں ان سے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی چینل پہ بہت کم، کبھی 20 اشتہاروں کے بعد ایک سرکاری اشتہار آتا ہے، تو پھر اس کی آمدن بھی کم ہوتی ہے. تو جب سرکاری پیسہ اتنا زیادہ ہے تو سوچیں کہ دوسرا پیسہ کتنا ہوگا. اب جتنا ان کی بوجھیں لگی ہوئی ہیں اخبارات کی، ٹی وی چینل کی، اور ویسے سرکاری جو ہے یہ پیسہ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں. حکومت بہت نوازتی ہے میڈیا کو، بہت زیادہ. عمران خان کے دور میں اس طرح میڈیا کو نہیں نوازا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میڈیا ناراض بھی تھا. تو یہ آج وجہ آپ کے سامنے ہے کہ کیوں میڈیا عوامی ایشوز کے اوپر بات کرنے کی بجائے صرف ان چیزوں پہ بات کرتا ہے جن چیزوں پہ موجودہ حکمران چاہتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ بات ہو. 9 مئی کی سزاؤں کے حوالے سے ناظرین سخت رد عمل آ رہا ہے، یعنی بار بار رد عمل آ رہا ہے. جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی تھی، مثال کے طور پہ اندلیب عباس تھی، مراد راز تھے، چوہان صاحب تھے راول پنڈی والے، یا پرویز کٹک صاحب تھے، یا اور بہت سارے لوگ تھے. جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی وہ لوگ نکل گئے، دیکھیں باعزت بری ہو گئے، ان کی جان چھوٹ گئی، ان کے اوپر کیسز ہی نہیں چلے. یعنی ایک طرح کے مقدمات کئی لوگوں پہ بنے تھے کہ یہ آدمی بندوق لے کر آیا، یہ دوسرا بھی لے کر آیا، اس نے یہ کیا، اس نے بھی یہ کیا. تو ان میں سے جس نے پریس کانفرنس کر لی اور نون لی یا کوئی اور جماعت جوائن کر لی، وہ بندہ بچ گیا، اس کی جان چھوٹ گئی. اور جس بندے نے پریس کانفرنس نہیں کی، اس نے کہا جی میں عمران خان کا ساتھ دوں گا، اس کو عدالت نے سزا دے دی. یہ ایک بڑا عجیب و غریب کرائٹیریا ہے. آپ غور کریں کہ ایک ہی طرح کا جرم دو لوگوں نے کیا. ایک آدمی نے کہا جی میں نے بھی یہ جرم کیا، دوسرے کا بھی وہی جرم ہے، دونوں کا سیم ہے، دونوں پہ ایک الزام ہے. ایک جو ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب میں اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں، اس کا جرم ختم. دوسرا کہتا ہے جی میں اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوں، اس کا جرم جاری ہے، اور اس کے اوپر جناب سزا بھی ہو جاتی ہے. تو بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر رد عمل دیا ہے. ہر طرف سے رد عمل آ رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کا رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے. لیکن ایک رد عمل اس کا نون لیگ نے بھی دیا. ذرا یہ نون لیگ کا رد عمل اگر آپ ویڈیو دیکھیں نا، جا کے جو زعیم لغاری صاحب کا چینل ہے وہاں پہ آپ ضرور دیکھیں. زعیم لغاری صاحب ایک بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، اور انہیں آئی ایس آئی نے اغوا کر لیا تھا 1 ہفتے کے لیے، اور ان کے ساتھ بڑی سختی بھی کی گئی تھی اس وقت. تو زعیم لغاری صاحب آج کل ایک مشن پہ ہیں جہاں پہ نون لیگ والے اکٹھے ہوتے ہیں، جا کے ان کے انٹرویو کرتے ہیں. تھوڑے دن پہلے نون لیگ نے ایک جلسے کی اناؤنسمنٹ کی، یہ گئے جا کے مائک نکالا، لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا جی ہم تو یہاں تماشا دیکھنے آئے، ہمارا تو نون لیگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تماشا کیا دیکھ رہے ہیں، ان کا تماشا دیکھنے، ہم تو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. ابھی جب انہوں نے یہ نون لیگ نے بندے اکٹھے کیے کچھ، اور ان کے ہاتھوں میں 9 مئی کے حوالے سے بینر پوسٹر پکڑوا دیے، اور انہیں کہا جی کھڑے ہو جائے احتجاج کرنے کے لیے، تو لوگ آ گئے، کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں کہاں سے مزدور اٹھا کے لے آئے تھے وہ. اب وہ بیچارے لوگ اپنی روٹی کے چکر میں آئے تھے. ان سے جب زعیم لغاری صاحب نے پوچھا جناب آپ نے 9 مئی کی مذمتی پوسٹر اور بینر اپنے ہاتھ میں آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں، تو آپ بتائیں کہ 9 مئی کو ہوا کیا تھا. سادہ سوال، 9 مئی کو کیا ہوا تھا؟ تو جتنا انٹرویو ہے میں سن کے ہنستا ہی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا. بلکہ ایک آدمی نے یہ کہہ دیا قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی تھی. یہ نہیں اس بیچارے کو یہ بتا کر لائے ہیں کہ کسی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، یہ پوسٹر ہاتھ میں پکڑو، آؤ احتجاج کریں. وہ بیچارہ احتجاج کرنے کے لیے آگے، وہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا. یعنی 9 مئی کے حوالے سے لوگوں سے سوالات کیے گئے تو لوگ بتا ہی نہیں پا رہے تھے کہ 9 مئی کو ہوا کیا ہے اور کس نے کیا کیا ہے، یا وہ یہاں پہ پہنچے کیوں ہیں. اگر اس طرح کے لوگوں کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے اپنی سپورٹ کے لیے استعمال کرنا ہے،
या एस्टेब्लिशमेंट को इस तरह की सपोर्ट चाहिए। थोड़ा सा पहले मैं देख रहा था इस्लामाबाद में एक एहतजाज था, उसमें बसें भर भर के वो गरीब लोगों को बेचारों को रोटी का लालच देके लाया गया था और वहां पे भी एस्टेब्लिशमेंट के हक में मुजाहरा करवाया गया था। अगर ये करना है तो जो मिडिल क्लास की एक सपोर्ट होती थी हमेशा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ या पाकिस्तानी इदारों के साथ, एक मिडिल क्लास की एक सपोर्ट होती थी, वो सपोर्ट खत्म हो गई। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए और पढ़े लिखे लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि पाकिस्तान के मसाइल के लिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट रिस्पॉन्सिबल है, लिहाजा वो नाराज हो गए और अब वो एस्टेब्लिशमेंट के पीछे अपना टाइम जाया नहीं कर रहे। वो निकलकर एस्टेब्लिशमेंट के लिए ना आवाज उठाते हैं, ना उनके लिए एहतजाज करते हैं, ना उनके हक में बाहर निकलते हैं। तो फिर इस तरह के मजदूरों को जो नॉर्मली पुरानी रवायती पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पल्ले ही कख नहीं है, वो बेचारी जिस तरह के मजदूरों को इकट्ठा करती थी, पैसे वैसे दे के चले जाते थे अड्डे पे, देख लेते थे कि 100-150 आदमी वेला बैठा हुआ है, तो उन्हें कहते थे दिहाड़ी मिलेगी सबको, तो सबको दिहाड़ी दे के सबके हाथ में एक पोस्टर पकड़ा के वो बस में बैठा के ले जाते थे, ले जाके अपना मुजाहरा करा के वापस छोड़ देते। पैसे वाले लोग हैं ना, सियासतदान। अब यही काम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए किया जा रहा है और PMLN कर रही है। पढ़े लिखा तबका तो इन्होंने नाराज कर दिया है मुकम्मल तौर पर अपने से, लेकिन अब इस तरह के लोग करेंगे तो इमेज का क्या बनेगा? इमेज मजीद एस्टेब्लिशमेंट का तबाह होगा और PMLN ने एहतजाज करके बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल खड़ी की है। ये विजुअल जो है ये हॉन्ट करते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बाद में कि 9 मई के लिए लोगों को लेकर आए, लोग निकले 9 मई के खिलाफ मजम्मत में और उन लोगों को यही नहीं पता कि 9 मई को हुआ क्या था। एक नाज़रीन बड़ी खबर है और ये जो बड़ी खबर है ये अमेरिका से आई है और ये अच्छी और बड़ी खबर है। खबर ये कि BLA मजीद ब्रिगेड जो कलदम एक तंजीम है उसको दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया अमेरिका ने और इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। ये भारत के लिए एक और धचका हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इल्जाम लगाता है कि बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे भारत मुलव्विस है और पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हालात की खराबी के पीछे भारत का हाथ है और भारत ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की है बलूचिस्तान में। बल्कि वो जो कलदम तंजीमें हैं या दहशतगर्द हैं या TTP हैं उन्हें फितनतुल खवारिज कहते हैं, लेकिन साथ वो ये कहते हैं कि भारत के हमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज। तो ये एक ग्रुप जो है इसको दहशतगर्द करार दिया गया अमेरिका में। पाकिस्तान की कामयाबी है, भारत के लिए एक धचका हो सकता है, लेकिन देखिए ये एक मौका भी है कि जैसे जैसे आप दहशतगर्दों को दीवार के साथ लगाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपको जो जमहूरियत पसंद लोग हैं उनको आगे लाना चाहिए। जो रियासत के साथ बात करना चाहते हैं उनके साथ बात करनी चाहिए, जो नौजवान है उन्हें सीने से लगाना चाहिए और जो जबरी तौर पे गुमशुदगियों का एक सिलसिला है वो बंद करना चाहिए। जो भी काम किया जाए वो कानून और इंसाफ के मुताबिक किया जाए, आइन और कानून के दायरे में रहकर किया जाए, तो बलूचिस्तान और कबायली इलाकों के जो मसाइल हैं वो जल्दी हल हो सकते हैं। कबायली इलाकों में जरगे एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वहां पे जरगों के जरिए मसाइल हल हो सकते हैं, जबकि बलूचिस्तान में वहां के नौजवान ये कहते हैं कि हमें अदालत के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक आप चले, जबरी तौर पे लापता करने का सिलसिला बंद किया जाए। नादरीन, अवामी नेशनल पार्टी इस वक्त शदीद मुखालफत कर रही है फौजी ऑपरेशन की जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। इससे पहले अवामी नेशनल पार्टी जो है वो फौजी ऑपरेशन की बहुत बड़ी हमायती भी थी, लेकिन एक खूबी है ANP में, वो ये है कि जब इन्होंने हमायत की मिलिट्री ऑपरेशन की तो खुल्लम खुल्ला हमायत की थी, खुल खुला कर। इन्होंने ठीक है जी हम हमायत कर रहे हैं, ये ऑपरेशन की भी हमायत कर रहे हैं, इसकी भी कर रहे हैं, इसकी भी कर रहे हैं। और जो असवद यार वली हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम ऑपरेशन राह रास्त, ऑपरेशन राह नजात, ये जितने ऑपरेशन हो रहे हैं हम इन सब ऑपरेशन की हम हमायत करते हैं, ये ANP ने खुलकर कहा था। और आज जब वो मुखालफत कर रहे हैं वो भी खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। गंडापुर साहब जो है वो अवाम में आकर मुखालफत करते हैं ऑपरेशन की और पसे पर्दा जो है अमलन वो ऑपरेशन की हमायत करते हैं। अब जैसा कि अली अमीन गंडापुर साहब के मुशीर इत्तलाआत हैं बैरिस्टर सैफ, उन्होंने कर्फ्यू लगाने के मामले की तस्दीक कर दी। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं लगा, लेकिन ये कि बाजोर और मिरनशाह के इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है और याद रहे आपको कि वहां पे ऑपरेशन की एक्टिविटी चल रही है। तो अली अमीन गंडापुर के जो मुशीर इत्तलाआत हैं उन्होंने खुद आकर कह दिया कि मिरनशाह में और बाजोड़ के अंदर लगाया गया है कर्फ्यू। तो गंडापुर की पॉलिसी ANP से तो पैथेटिक है। ANP जब हमायत करती थी ऑपरेशन की खुल के करती थी, जब मुखालफत करती है ऑपरेशन की तो खुलकर करती है। लेकिन गंडापुर साहब ये करते हैं कि अवाम में आके ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं, लेकिन पसे पर्दा वो ऑपरेशन की हमायत करते हैं और खुलकर वो बात कर नहीं सकते, जो प्रैक्टिकली वो कह रहे हैं वो कर नहीं सकते। तो ये जनाब इनका एक तरीकाकार है। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब एक और इंटरव्यू उन्होंने दिया और वो लगातार इंटरव्यूज देते रहते हैं, लेकिन अभी उनके हवाले से कुछ कंट्रोवर्सीज थी तो अब उनका इंटरव्यू आया।
माजी में ख्वाजा साहब जो है सिविलियन सुप्रीमेसी के दावे किया करते थे, नारे मारते थे कि सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए। अब वो हाइब्रिड सिस्टम के लिए नारे लगा रहे हैं और इस दोगले मॉडल की तारीफें कर रहे हैं। यानी उन्होंने कहा ये गॉड गिवन अरेंजमेंट है, ये अल्लाह ताला का दिया हुआ एक अरेंजमेंट है और ये डिलीवर कर रहा है। ख्वाजा आसिफ का ये सोचना है। वैसे ये अशराफिया को डिलीवर कर रहा है। पाकिस्तान तो 44% जो है गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। पाकिस्तान से सरमायाकारी बाहर जा रही है। मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। पेट्रोल, आटा, घी, दालें, दुनिया की हर चीज जो पाकिस्तान में अवेलेबल है सारी महंगी हो गई। तो आम आदमी को तो डिलीवर नहीं कर रहा, अशराफिया को ये निजाम डिलीवर कर रहा है। अगर आम आदमी को डिलीवर करता तो वो नजर भी आ जाता। आहिस्ता आहिस्ता ख्वाजा साहब जो है वो इस निजाम को जवाब दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कोई आईनी तरमीम हो जाएगी या कोई कानूनी तहफ्फुज फराहम कर दिया जाएगा। फौज की हुकूमत में जो वजूद है उसको एक आईनी तहफ्फुज फराहम कर दिया जाएगा। और ये जो रोमांस इस वक्त चल रहा है ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का और पॉलिटिकल पार्टीज का, ये सिर्फ इमरान खान की वजह से चल रहा है। अगर इमरान खान का फैक्टर ना हो तो ये रोमांस कभी भी ना चले, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जानती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने की वजह से एक बदनामी होती है और अवाम के अंदर मकबूलियत में कमी होती है। लेकिन उनके पास दूसरा चारा कोई नहीं है, क्योंकि मकबूलियत इमरान खान के पास है। और अगर ये एस्टेब्लिशमेंट से दूर हो जाएंगे तो एस्टेब्लिशमेंट भी कमजोर हो जाएगी और ये पॉलिटिकल पार्टीज भी कमजोर हो जाएंगी और इमरान खान इन सारों को बारी बारी खा जाएगा। लिहाजा इमरान खान का खौफ ऐसा है कि वो इन सारों को इकट्ठा किए हुए, और ये बात बार बार लोग कहते हैं, इमरान खान साहब को कुछ ऐसा करना पड़ेगा या इनको अपना खौफ तोड़ना पड़ेगा कि पॉलिटिकल फोर्सेस मिलकर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को धक्का देकर बाहर निकाले इस गलत काम से जिसके अंदर वो पड़ गए हैं। उनका काम सिक्योरिटी का है, वो अपना काम सिक्योरिटी का करे। ये कारोबारी जिंदगी, ये मामलाती जिंदगी, ये हुकूमत, ये इंतजामी मामलात, ये सारे के सारे सिविलियंस के चलाने के हैं। ये मामलात इन्हें वापस दिए जाएं। नाज़रीन, बैन अल-अक़वामी फ्रंट से दो खबरें इंपॉर्टेंट। नंबर एक तो सितंबर में आप याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत बहुत सारे यूरोपीय ममालिक फलस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं और उन तमाम ममालिक ने अब तक इस बात का इंदिया दे दिया है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इस वक्त पूरी जमीन पे किसी से इतना जुल्म नहीं हो रहा जितना गजा में फलस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है। हाल ही में वहां पे अल-शिफा अस्पताल के करीब एक हमला किया गया। अल जजीरा के 5 सहाफी उसमें शहीद हुए हैं। उनमें एक जो जर्नलिस्ट है अनस शरीफ, वो बहुत काम कर रहे थे और उनके ऊपर जो है वो हमला किया गया खैमे पे और उन्हें शहीद किया गया। उनके कैमरामैन इब्राहिम जहीर थे, वो भी शहीद हो गए, जबकि बाकी 3 सहाफी और थे वहां पे, वो भी शहीद हुए। टोटल 7 लोग इस हमले के अंदर जाँ बाक हुए हैं और पूरी दुनिया में जो सहाफती तंजीमें इसके ऊपर आवाज उठा रही है, एहतजाज कर रही है, जबकि इसराइल ने खुद